ये शनि, ये राहु, ये केतु सब यूं ही बदनाम है। मार्केश तो इश्क है, पैसा है, दिल के अरमान। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। हाँ जी, मारक मतलब होता है मारने वाला। ज्योतिष में मार्केश हम उस ग्रह को कहते हैं जिसकी महादशा, अंतरदशा में या जिसके किसी कुंडली के पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर गोचर करने की वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है। कुंडली में जो दो सबसे बड़े किलर हैं, सबसे बड़े मार्केश, ये हैं कुंडली के दूसरे भाव का मालिक और कुंडली के 7वें भाव का मालिक। अगर बाई चांस कुंडली में दूसरे भाव का मालिक लग्नेश का मित्र हो तो वो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कमजोर हो जाती है मारक होने की, लेकिन फिर 7वें भाव का मालिक सबसे बड़ा मारक बन के उभरता है। जैसे टॉरस या वृषभ लगन के केस में लग्नेश तो शुक्र है, लेकिन दूसरे भाव का मालिक वो बुध है, मरकरी। मरकरी और वीनस आपस में दोस्त हैं, तो सेकंड भाव का मालिक जो वैसे तो सबसे बड़ा किलर होता है, लेकिन वो अपने दोस्त को इतनी जल्दी नहीं मारता, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन सेवंथ हाउस का मालिक बड़ा किलर बन के उभरता है। इसके अलावा अगर कोई पाप ग्रह दूसरे भाव के मालिक के साथ बैठ जाए तो वो भी मारक हो जाता है। वैसे ही कोई पाप ग्रह 7वें भाव के मालिक के साथ बैठा हो वो भी मारक हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी ग्रह जो दूसरे भाव के मालिक के साथ बैठा हो या दूसरे भाव में बैठा हो या 7वें भाव के मालिक के साथ बैठा हो या 7वें भाव में बैठा हो वो मारक हो जाता है, लेकिन नहीं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल मैलेफिक्स जो सेकंड लॉर्ड के साथ संबंध रखते हैं वो मारक होते हैं। यानी कि अगर कोई शुभ ग्रह जैसे जुपिटर दूसरे भाव में बैठा हुआ है या दूसरे भाव के मालिक के साथ बैठा हुआ है तो वो मारक नहीं बनता अगर वो फंक्शनल मैलेफिक ना हो तो। यानी कि अगर कोई नेचुरल मैलेफिक हो या फंक्शनल मैलेफिक हो तब दूसरे भाव के मालिक के साथ संबंध बना रहा हो वो मारक साबित होगा। लेकिन अगर वो नेचुरली शुभ ग्रह है, चाहे वो वीनस है, चाहे जुपिटर है, चाहे पूर्णिमा के आसपास का चांद है, चाहे शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट बुध है, जो नेचुरली शुभ ग्रह है, अगर वो फंक्शनल मैलेफिक नहीं है तो उसकी अंतरदशा में, उसकी महादशा में मृत्यु की संभावना बहुत कम है। रैंकिंग में इसके बाद आते हैं 12वें भाव, 8वें भाव और 6वें भाव का मालिक या उनके साथ बैठे हुए ग्रह। शनि ये एक अनकंडीशनल मारक है, मतलब ये आपकी कुंडली में मार्केश हो या ना हो, शनि काल का देवता है, मृत्यु का देवता। कहते हैं ना यमराज के बड़े भाई। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इन ग्रहों की अंतरदशा तो अब तक न जाने कितनी बार आ चुकी होगी। मतलब अगर जिंदगी में आपने एक भी महादशा बिता ली है तो उस महादशा में इस मार्केश की अंतरदशा तो जरूर आई होगी। और जिसने मल्टीपल महादशाएं बिता ली हैं उसने तो कई बार इन अंतरदशाओं को देखा है, मार्केश की अंतरदशाओं को। तो फिर हम ये कैसे कहें कि ये मार्केश किलर है या मार देता है? भाई हम तो जिंदा है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन शरीर का छूटना ही मौत नहीं होता। शरीर सिर्फ एक बार छूटता है, आखिरी बार छूटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मौत के भी 8 अलग रूप हैं। लगातार लड़ाई झगड़े की स्थिति में फंसे रहना, मानसिक रूप से किसी न किसी पे गुस्सा करते रहना, दुश्मनों से घिरे रहना, मानसिक रूप से सिर्फ उनके बारे में ही चिंतन करते रहना, बच के रहना, डरते रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, अपनों के द्वारा या समाज के द्वारा अपमानित महसूस करना, आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर पाना, दुखी महसूस करना, किसी राजा की सभा में या बॉस लोगों के माध्यम से अपमानित महसूस करना, प्रताड़ित महसूस करना, दुखी महसूस करना, हमेशा बीमार रहना और अल्टीमेटली एक दिन शरीर का छूट जाना। ये सारे मौत के अलग अलग प्रकार हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग कहेंगे भला ये भी कोई मौत हुई, सिर्फ शरीर का छूटना मौत होता है? तो मैं कहूंगा ये जो बाकी तरीके बताए हुए हैं ऐसे जीना भी कोई जीना होता है लल्लू। जब हमारा ये आयुर्खंड पूरा नहीं हुआ है,
और मार्केश की दशा आ गई तो ये इतने अलग अलग तरह की मौत होती रहती है, हमें झेलना पड़ता है। कुंडली में कुछ और भी तरह के मारक होते हैं, कुछ हायर लेवल कंसेप्ट। D3 कुंडली यानी कि द्वेष कांड। हमारी कुंडली में जो 22वां द्वेष कांड होता है उसका मालिक भी मारक होता है। द्वेष कांड के बारे में विस्तार से मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लें कि एक हायर लेवल कंसेप्ट द्वेष कांड का आता है, D3 चार्ट का आता है, जिसमें 22वां द्वेष कांड हमारे लिए खतरनाक होता है, वो भी मारक होता है। वैसे ही जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है उस नक्षत्र से आगे के नक्षत्रों को अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 23rd नक्षत्र, 23वां नक्षत्र, उसको हम वैनाशिक नक्षत्र कहते हैं। वैनाशिक यानी जिसकी दशा में विनाश हो सकता है। तो हमारे जन्म के नक्षत्र से 23वां नक्षत्र भी मारक होता है। हमारे कुंडली में अगर कोई शुभ ग्रह केंद्र भावों का मालिक हो तो वो भी मारक हो सकता है। मैं केंद्र में बैठे हुए शुभ ग्रहों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो केंद्र भाव में जो राशियां हैं, अगर उनका मालिक कोई शुभ ग्रह हो तो उनकी दशा में भी वो मारक बन सकते हैं। हाँ जी, और शनि तो है ही मारक, यानी जब मार्केश की महादशा चल रही हो और शनि की अंतरदशा आ जाए, या इनफैक्ट शनि की महादशा चल रही हो और किसी मार्केश की अंतरदशा आ जाए, खतरनाक होते हैं ये टाइम। लेकिन फिर वही बात, पहले आयु खंड देख लेना चाहिए। मार्केश के बारे में जानने वाली और बातें, मार्केश की महादशा में अगर कुंडली के 6वें भाव के मालिक, 8वें भाव के मालिक या 12वें भाव के मालिक की अंतरदशा आ जाए तो वो थोड़ा सेंसिटिव टाइम होता है डेथ को लेकर। वैसे ही मार्केश की महादशा में किसी भी नेचुरल मैलेफिक की भी अंतरदशा आ जाए तो वो भी काफी सेंसिटिव पॉइंट होता है, सेंसिटिव टाइम होता है। राहु केतु को लेकर भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर राहु केतु कुंडली के पहले भाव में बैठे हों, 7वें भाव में बैठे हों, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठे हों, या किसी मार्केश के साथ बैठे हों, तो उनकी दशा, उनकी अंतरदशा भी मृत्यु दे सकती है। विशेष तौर पे वृश्चिक और मकर लग्न, इन दोनों के लिए राहु मारक साबित हो सकता है। ज्योतिष में नक्षत्रों से जुड़ा एक सिस्टम होता है जिसको हम तारा चक्र कहते हैं। बेसिकली जन्म के वक्त चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे हम कहते हैं जन्म नक्षत्र। ये चंद्रमा किसी भी नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र के मालिक की दशा कुंडली में हमारे जीवन की पहली महादशा होती है। यानी कि अगर अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है तो जन्म के समय की पहली दशा केतु की होगी। अगर भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है तो जन्म के समय जो सबसे पहली दशा होगी वो शुक्र की महादशा होगी। तो पहले नक्षत्र को हम कहते हैं जन्म नक्षत्र। वैसे ही जन्म नक्षत्र के बाद सीक्वेंस में जो दूसरा नक्षत्र होता है ना, उसको हम कहते हैं संपत, और दूसरी जो महादशा होती है उसको हम कहते हैं संपत महादशा। ये महादशा आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। वैसे ही कुंडली में जो जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र होता है उसको हम कहते हैं विपत तारा, और इसकी महादशा को कहते हैं विपत महादशा। आप सभी ने अपनी पूर्व की जिंदगी में देखा होगा कि जब भी आपकी तीसरी महादशा शुरू हुई, जैसे आपको घर छोड़ना पड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में रहना पड़ा होगा पढ़ाई के लिए, या पहली नौकरी के लिए घर से बाहर निकल के कहीं दूर आना पड़ा, अब माँ के हाथों से मिलने वाला रोज का खाना कहीं ना कहीं से मिस होने लग गया, विपत महादशा कहते हैं। और ये वो दौर होता है जब हम अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करते हैं और हर तरह के चैलेंजेस को झेलते हैं। जो चौथी महादशा होती है, नॉर्मली तब तक हम थोड़ा सा लाइफ में अपने बूते स्टेबल होना शुरू हो चुके होते हैं, उसको हम कहते हैं छेम, छेम तारा या छेम महादशा। फिर जो पांचवी महादशा होती है उसको हम कहते हैं प्रत्यय, ये भी अच्छी नहीं होती। फिर छठवीं महादशा, इसको हम कहते हैं साधक, और सातवीं महादशा जिसे हम कहते हैं वध। तो अगर हम ये पाते हैं कि कुंडली में हमारा आयु खंड अल्प आयु है, तब तो तीसरी महादशा ही हमारे लिए खतरनाक है। अगर कुंडली में हमारा आयु खंड मध्य आयु है
तो पांचवी महादशा खतरनाक है। और सातवीं महादशा से, सातवीं महादशा या आगे की महादशा वैसे भी खतरनाक होती है। सातवीं दशा को वैसे भी वध तारा या वध वाली महादशा कहते हैं। तब तक हमारी उम्र इतनी हो चुकी होती है 60+70 के आसपास, उसके बाद अगर ये दशा आती है तो खतरनाक होती है। वैसे सभी की सातवीं महादशा में मृत्यु नहीं होती। महात्मा गांधी जी का चार्ट दिखाया था मैंने आपको पिछले एपिसोड में। महात्मा गांधी सातवीं नहीं, अपनी 8वीं दशा में मौत का शिकार हुए थे। तो सातवीं महादशा को थोड़ा खतरनाक मानते हैं, बाकी 8वीं 9वीं महादशा तक भी लोग जीवित तो रहते ही। सेंसिटिव पॉइंट तब बनता है जब हमारी उतनी उम्र हो चुकी हो जो आयु खंड हमारा कुंडली में दिखा रहा है, और महादशाओं में विपत या प्रत्यय या वध महादशा भी आरंभ हो चुकी है। और ऐसे में अगर एक मारक की महादशा आरंभ होने वाली हो या मारक की महादशा शुरू हो चुकी हो, और इसमें कुंडली के 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव की अंतरदशा आ रही हो, या किसी क्रूर ग्रह की अंतरदशा आ रही हो, तो उस पॉइंट को हमें सेंसिटिव वे में लेना होता है। कोई भी लापरवाही नहीं करनी होती। जरा सा भी सेहत को इश्यू हो तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पे जो भी उस कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रह की शांति से जुड़े मंत्र हैं उनका आप स्वयं से भी जाप कर सकते हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, वो तो अमोघ है। अब कुछ बातें गोचर की कर लेते हैं, यानी कि ट्रांजिट। अगर शनि या मंगल या सूर्य या फंक्शनली मैलेफिक जुपिटर भी हमारे जन्म नक्षत्र के ऊपर, यानी कि चंद्रमा हमारे जहां पर है जन्म के समय, उसी राशि में आ जाए, या उससे 8वें भाव में चला जाए, या उससे 12वें भाव में आ जाए, तो ये भी बड़े सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। इन दशाओं में भी बीमारियां या परेशानियां, इवन मृत्यु तक से संभव है। आप तो जानते ही कि अगर शनि चंद्रमा से एक राशि पहले आ जाए, या चंद्रमा वाली राशि पे आ जाए, या इनफैक्ट एक राशि आगे भी चला जाए, तो इस 7.5 साल के पीरियड को हम 7.5 ही कहते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। वैसे ही एक हाउस पहले या सेम हाउस पर अगर फंक्शनली मैलेफिक जुपिटर हो, या मंगल हो, या सूर्य हो, तो वो भी सेंसिटिव पॉइंट है। कुंडली में शनि का गोचर ये थोड़ा विशेष तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि शनि बहुत तरह की समस्याएं अपने गोचर के दौरान पैदा करता रहता है। मौत तो इवेंचुअली होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से तरह की मौत यानी कि समस्याएं देता रहता है। तो शनि के लिए सेंसिटिव पॉइंट है जब ये जन्म के समय शनि जहां पर था एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा हो, यानी कि नेटल सैटर्न जहां पर है, ट्रांजिट सैटर्न भी उसी के पास आ जाए, या नेटल मून के ऊपर आ जाए, या कुंडली के 64th नवांश के ऊपर आ जाए, या 64th नवांश लॉर्ड के ऊपर आ जाए। 22वें दृष्टिकांड का जो मालिक है उसके जो जन्म लग्न में स्थिति है उसके ऊपर से गुजर रहा हो। जन्म के समय चंद्रमा का मालिक जहां पर भी बैठा हुआ था, शनि अगर उसके ऊपर से गोचर कर रहा हो, या शनि अगर लग्नेश की जो जन्म के समय पोजीशन थी उसके ऊपर से गुजर रहा हो, वो भी सेंसिटिव पॉइंट है। कुंडली के 8वें भाव के मालिक के ऊपर से भी अगर गोचर में शनि गुजर रहा हो, वो भी सेंसिटिव पॉइंट है। वैसे ही जो गुलिक होता है, गुलिक का कंसेप्ट मैं विस्तार से अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो गुलिक होता है उसके ऊपर से भी अगर शनि गुजर रहा हो, वो भी सेंसिटिव पॉइंट। इन सारे सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर से जब शनि गोचर में गुजरता है, या इनसे 5वें या 9वें स्थान पर भी होता है, छोटी मोटी ही सही ट्रबल जरूर होती है। और अगर वही वक्त मार्केश की महादशाओं, क्रूर ग्रहों की अंतरदशाओं का हो, जब शनि इन सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा हो, ये खतरनाक टाइम होता है। हाँ जी, इनफैक्ट जुपिटर भी, और विशेष तौर पे जब वो फंक्शनली मैलेफिक हो। जुपिटर एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो भी जब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर से गुजरता है तो बहुत खतरनाक होता है। ये पॉइंट्स कौन से हैं? 8वें भाव के मालिक की जो जन्म कुंडली में पोजीशन थी जब ये उसके ऊपर से ट्रांजिट करता है, या जन्म के समय चंद्रमा जहां पे था उसके ऊपर से, उस राशि के ऊपर से ट्रांजिट करता है, या इनफैक्ट हमारे लग्न के ऊपर से जब वो ट्रांजिट करता है, या 22वें दृष्टिकांड के मालिक के ऊपर से जब वो ट्रांजिट करता है, या 64th नवांश के मालिक के ऊपर से जब वो ट्रांजिट करता है, और तो और इनफैक्ट जब वो राहु के ऊपर से ट्रांजिट करता है। ये सारे भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं
और इस दौरान भी जुपिटर जैसा शुभ ग्रह भी हमें बहुत सारी दिक्कतें देता है। एक और गोचर या ट्रांजिट को जरा विशेष सावधानी से देखने की जरूरत है। वो ये कि जन्म के समय हमारा चंद्रमा जहां था, यानी कि जन्म नक्षत्र से 22वें नक्षत्र, 23वें नक्षत्र, 26वें और 27वें नक्षत्र, इन 4 नक्षत्रों के ऊपर से जब शनि या राहु या केतु का गोचर हो रहा हो, ट्रांजिट हो रहा हो, तो ये भी सेंसिटिव पॉइंट होता है। इस टाइम पे भी इंसान को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हाँ जी, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग कभी भी इनमें से किसी एक भी पॉइंट को सेपरेटली मत देखना। जब एक्चुअल टाइमिंग ऑफ डेथ आता है या मौत का वक्त आता है, तो सिर्फ एक या दो परिस्थिति जो आज बताई गई है सिर्फ वही नहीं होती। जो आज बताया गया है, इनमें से बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ ही एक ही टाइम पे जब ऑपरेट करना शुरू करती हैं, तब वो एक मोमेंट होता है डेथ का। यानी कि पहले आयुष खंड निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद मार्केश की महादशाएं कब चलनी शुरू हो गई ये देखना होता है, और मार्केश को जरा अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है। ये सब दूसरे, सातवें या इनके साथ बैठे हुए या इनके मालिक के साथ बैठे हुए प्लैनेट ही हैं, या जो बाकी मार्केश बताए गए हैं उनमें से भी कोई हो सकता है। और जब तक हमारा आयुष खंड नहीं आया है या मार्केश की दशाएं नहीं चल रही हैं, तब तक शनि चाहे जितने भी सेंसिटिव पॉइंट से गुजरे, राहु जितने भी सेंसिटिव पॉइंट से गुजरे, जुपिटर जितने भी सेंसिटिव पॉइंट से गुजरे, कुछ नहीं होता। तो आयुष खंड सबसे पहले, उसके बाद मार्केश की महादशा, फिर उसमें क्रूर ग्रहों की या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव के मालिकों की अंतरदशा, और उसके बाद इन सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर से ये शनि की या राहु केतु या जुपिटर या मंगल या सन की गोचर ट्रांजिट होने स्टार्ट, तब जाके हमको लगता है कि हाँ, अब समय करीब आ रहा है अपने उस परमानेंट महबूबा से मिलने का। हाँ जी, तो चलिए अब एग्जाम्पल चार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली। आपके लेफ्ट साइड में इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली है, और आपके राइट साइड में 31 अक्टूबर 1984 की कुंडली है जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा में थी। अब शनि और राहु दोनों को हम ध्यान से उनकी जन्म कुंडली में देखते हैं। लग्न कुंडली में दूसरे भाव के मालिक और 7वें भाव के मालिक को हम प्राथमिक मारक मानते हैं। दूसरे भाव का मालिक सूर्य है और 7वें भाव का मालिक शनि है। शनि 8वें भाव का भी मालिक है। अगर हम चंद्र कुंडली देखें तो चंद्र कुंडली से शनि दूसरे भाव का मालिक है और 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो शनि इस कुंडली में प्राथमिक मारक की तरह दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम राहु की पोजीशन देखें तो जन्म कुंडली से राहु 6वें भाव में है और चंद्र कुंडली से राहु 12वें भाव में है। मैंने ये भी बताया था कि स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए राहु विशेष तौर पर मारक होता है। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, और राहु इस केस में मारक होता है। तो मार्केश शनि के महादशा में, सेकेंडरी मारक और क्रूर ग्रह राहु की अंतरदशा में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। एक बार हम गोचर भी समझने की कोशिश करते हैं। 31 जनवरी 1984 का इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली में जो उनका चंद्रमा है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है, मकर राशि में। यहां से जो 23वां नक्षत्र होता है यानी कि वैनाशिक नक्षत्र, ये तुला राशि में पड़ता है और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है। अब बाई चांस इसी दिन इनका मार्केश शनि विशाखा नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था, यानी कि वैनाशिक नक्षत्र में मार्केश शनि मौजूद था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनका जुपिटर लग्न कुंडली में जिस पोजीशन में है, मृत्यु के वक्त राहु एग्जैक्टली उसके ऊपर उस समय था। वैसे ही सूर्य लग्न कुंडली में जहां है, केतु उसके ऊपर था। तो दशा के हिसाब से भी और गोचर के हिसाब से भी 31 जनवरी 1984 इंदिरा गांधी जी के लिए टाइम ऑफ डेथ था। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस तरह की और भी अच्छी जानकारियां समय रहते
पानी के लिए, ताकि आप उनका राइट टाइम पे रेमेडी कर सके, निदान कर सके। समय रहते पानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक से एक बेहतरीन जानकारियां आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।